तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और एनसीईआरटी के इस महत्वपूर्ण सेशन जिसके तहत हम 6 टू 12th का एनसीईआरटी अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज दूसरा क्लास है चैप्टर नंबर अध्याय 3 का। तो कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे और उसी क्रम में उसके बाद हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम देख चुके थे कि कंपनी दीवान बन गई थी और कंपनी के आय का स्रोत क्या था, है ना। और कंपनी आखिरकार किस प्रकार से ब्रिटेन से जो सोना मंगा रहा था वो किस प्रकार से ब्रिटेन से सोना मंगाना छोड़ेगा और भारतीय के राजस्व कलेक्ट करके यहीं से आमदनी से पैसा खरीदेगा और ब्रिटेन पैसा भेजेगा। ठीक है, तो कंपनी की आमदनी का स्रोत क्या था वो भी हम देख चुके थे। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा था जो ब्रिटिश इस प्रकार के शोषणकारी नीति अपनाएगा उसका। देखिए, ये स्थानीय बाजार है, ये स्थानीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके नीति का, है ना। तो इस सब पर भी हम बातें कर चुके हैं पिछला क्लास में। तो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के पीछे का क्लास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर खेती सुधार के तहत हम बात कर चुके थे, कुछ प्रमुख खेती सुधार को लेकर के बात कर चुके थे, जिसमें हम अस्थायी बंदोबस्त देखे थे उसमें क्या समस्या आई। फिर देखे थे हम इस महलवाड़ी बंदोबस्त, उसमें क्या समस्या आई। फिर हम देखे थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उसमें क्या समस्या आई। तो ये 3 प्रकार के भूमि सुधार नई भू राजस्व नीति को हम देख लिए थे। अब उसके बाद ये भी देख लिए थे कि सब कुछ ठीक नहीं था, मतलब सब कुछ का तात्पर्य वो तीनों भू राजस्व नीति तीनों में फेलवर साबित होता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ब्रिटिश सोचता है कि सुधार में कृषकों को फायदा होगा लेकिन फायदा कुछ होता नहीं। अब देखिए, यूरोप का फसल, ये भी हम पीछे के क्लास में बात कर चुके हैं ये सब। यूरोप अपने फायदे के लिए पटसन और जूट की खेती करवाता था, है ना। तो नील की खेती करवाता था और नील का क्या रंग का कोई इतिहास है इस पे भी हम बात कर चुके हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी, है ना। तो आपका क्लास अब स्टार्ट होता है। भारतीय नील की मांग क्यों थी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना क्लास को और देखेंगे भारतीय नील की मांग इतनी अधिक आखिरकार क्यों थी। तो देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, 13वीं सदी तक जो है ब्रिटिश का कपड़ा निर्यातक जो है क्या कर रहे थे, नील का उत्पादन कर रहे थे, नील की खेती का इस्तेमाल, नील का इस्तेमाल कर रहे थे। और कौन से नील का इस्तेमाल कर रहे थे, तो भारतीयों द्वारा उत्पादित नील का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ा मात्रा में यूरोपीय बाजार में था, है ना। क्या था जी, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचते थे। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों में बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, तो क्या बताएं हम, नील की खेती जब भारत में की जाती थी तो नील को विदेश भेजा जाता था। और चूंकि उस समय नील की खेती कम लोग करते थे तो नील जो था वो काफ़ी महंगा बिकता था, है ना। नील क्या था, बहुत महंगा था। तो यूरोपियन लोग क्या क्या करता था कि नील जब खरीद नहीं पाता था उतना महंगा नील का, नील महंगा खरीदेगा तो कपड़े की छपाई भी महंगा पड़ेगा, और कपड़े की छपाई जब महंगा पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आगे का काम भी जो है वो महंगा पड़ने वाला है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो नील की जगह कोई और काम किया करती थी, मतलब कुछ और खरीद लिया करती थी। और उसके जगह पर बोर्डो पौधा जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था वो भी नील की तरह ही एक कलर देता था, तो उसका इस्तेमाल किया करती थी। नील के जगह पर यूरोपियन क्या इस्तेमाल करती थी, बोर्डो पौधा को इस्तेमाल करती थी। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में जो उगता था इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। और बोर्डो पौधा चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय में मिलता था इस कारण वो यूरोप में उग जाता था। और ये उष्ण कटिबंधीय इलाके पौधा है, तो भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत का दक्षिण भारत है। और वही उत्तर भारत यदि देखा जाए तो उत्तर भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर ध्यान दिया जाए तो नील का पौधा जो है वो उष्ण कटिबंधीय यानी कि भारत के लिए
भारत के लिए काफ़ी कारगर था, वही यूरोप के लिए ये कारगर नहीं था उतना। तो यूरोप उसके जगह पर शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा बोडो पौधा यूज करता था, जो नील की तरह ही रंग दिया करता था, लेकिन नील जितना क्लैरिटी नहीं था, लेकिन ऑप्शन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है। उत्तरी इटली और दक्षिण फ्रांस, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्से में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोडो उत्पादन ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला और नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। ठीक है। मतलब बोर्डो का जो था ना, बोर्डो का जैसे जानते हैं, बोर्डो का क्वालिटी जो रहता था वो नील से थोड़ा सा लो हो जाता था। नील का क्वालिटी गहरा नीला कलर हो जाता था इससे। और बोर्डो जो था ना, वो थोड़ा सा भद्दा टाइप का कलर होता था। तो उसके द्वारा रंगे गए कपड़ों को लोग लाइक नहीं करते थे, तो उसको डिमांड कम था, है ना। उसका डिमांड जो था वो कम था राष्ट्रीय नेशनल मार्केट में। तो जब डिमांड कम रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो है वहाँ का खेती जो है वो किसान पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ कृषि कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ के किसान जो था वो दबाव डालना शुरू करेगा वहाँ के सरकार पर, और नील आयात को वो रोक लगवाएगा। ठीक है। मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे, मतलब कपड़ा रंगने वाले जो थे वो नील को पसंद किया करते थे। रीजन क्या था हम बताएं ना अभी। नील जो होता था वो गहरा रंग देता था। ठीक है। बोडो प्लांट के रिस्पेक्ट में ये क्या करता था, ज्यादा गहरा रंग देता था नील जो है, और बोडो प्लांट जो है वो कम गहरा रंग देता था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोडो से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। बताए ना, भद्दा टाइप का कलर मिलता था। अभी देखिए दो गो देखिए कपड़ा दिख रहा है ना। ये देखिए ये नील का कलर का कपड़ा है। ठीक है, ये नील का है। और ये देखिए बोर्डो वगैरह का है, देखिए थोड़ा सा भद्दा टाइप का इसका चटकीला कलर है ना, लोगों को आकर्षित कर रहा है, आंखों को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये जो था ये गुण था नील का, है ना। नील में जो था वो क्या, चटकीला कलर प्रदान किया करता था, है ना। तो इस कारण नील की डिमांड ज़्यादा थी। 17वीं सदी आते आते यूरोपीय कपड़ा कंपनी ने नील की आयात पर लगी प्रतिबंध को, पाबंदी को ढील देने के लिए सरकारों को राजी कर लिया। यानी कि पहले तो वो प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन 17वीं सदी के आते आते वो क्या करेगा, अब जो कहेगा कि अब उस पर थोड़ा सा ढील दो, यानी कि अब आने दो, भारतीय क्षेत्र से थोड़ा नील अब आने देना चाहिए। कहे कि सिर्फ बोडो कपड़ा पर, बोडो फसल जो था, यानी कि जो नील के जगह पर जो इस्तेमाल किया जाता था बोडो फसल, सिर्फ उस पे निर्भरता रहने पर हमारा कलर का क्वालिटी जो है, कलर का क्वालिटी में जो है वो हरा आसमान दिखता है, और जिससे हमारा कलर का डिमांड, हमारा कपड़ा का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। तो थोड़ा सा आने दिया जाए नील का। और ऐसे करके वो कन्विंस कर लिया वो अपने सरकार को, भारतीय नील को यूरोपीय मार्केट में आने के लिए। ठीक है। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील और पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, देखिए ये सब का कब्जा था। ठीक है, ये सब क्षेत्र पर ये सब यूरोपियन का कब्जा था। तो किसका किसका कहाँ था फिर से देखेंगे, एक बार फिर से हम देखेंगे। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित जो सेंट डोमिंगो जो द्वीप है, अब ये कहाँ है कैरेबियाई द्वीप, तो प्रशांत महासागर के बीच में दिखेगा आपको। ठीक है, प्रशांत महासागर के फिलीपींस से जस्ट पूरब में दिखेगा कैरेबियाई द्वीप, है ना। माफ कीजिएगा, कैरेबियाई द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में पड़ेगा, है ना। कैरेबियन द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में पड़ेगा। अटलांटिक महासागर में ये अमेरिका, यूएसए जो है उसके दक्षिण पूर्व में दिखेगा, है ना। माफ कीजिएगा वो गलती से निकल गया, ध्यान नहीं दिए। चलिए आगे बढ़ते। कैरेबियाई द्वीप समूह सेंट डोमिंगो में, ये जमैका, हैती, ये सब जो है ना वहीं पर ही है। जमैका, क्यूबा, बहामास सब वहीं पर ही है, अमेरिका के दक्षिण पूर्व में। ब्राज़ील में पुर्तगाल कब्जा किए हुए था। जमैका में ब्रिटिश, और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करवाते थे। मतलब नील की खेती जो है वो अमेरिका के क्षेत्र में चल रहा था, है ना। कैरेबियाई द्वीप पर स्थित जो डेमेगियो था, डेमेगियो एक जगह है, वहाँ कौन कृषि करवाता था, तो फ्रांसीसी करवाता था कैरेबियाई द्वीप में। पुर्तगाल करवाता था ब्राज़ील के क्षेत्र में, ब्रिटिश करवाता था जमैका के क्षेत्र में, और स्पेनिश करवाता था वेनेजुएला में। किस चीज़ की, नील की खेती करवा रहा था। अब ये सब से यूरोपीय मार्केट में नील आना शुरू हो गया, है ना। ये सब से यूरोपीय मार्केट में नील आना शुरू हो गया। अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, है ना।
अमेरिका के भी बहुत सारा बगान में नील के बगान जो है अमेरिका में भी अब लगाए जाना शुरू हो गया था। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई है ना, मतलब भारतीय नील की मांग धीरे धीरे और बढ़ गई। रीजन क्या था भारतीय नील की मांग बढ़ने का? भारतीय नील जो था वो चटकीला रंग देता था। दूसरा बात, कपड़ा उद्योग बढ़ता जा रहा था, तो कपड़ा उद्योग बढ़ेगा तो उसको रंगने के लिए रंग भी तो चाहिए ज़्यादा, और चटकीला रंग जो है ज़्यादा आकर्षित करता है आंखों को। इस कारण चटकीला रंग जो था, भारत का कलर जो था वो ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया नील जो है, तो डिमांड बढ़ता चला गया यूरोपीय मार्केट में भारतीय नील का, है ना। अब देखिए बगान किसे कहते हैं, तो एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, है ना। और वो विशाल खेत कॉफ़ी का हो सकता था, गन्ना का हो सकता था, तंबाकू का हो सकता था, चाय का, कपास का, ये सब का, ठीक है। बगान का जिक्र इसके लिए ही किया जाता है, ये सब का बड़े पैमाने पर कृषि होती थी ना एक निश्चित बड़े भूभाग वाले क्षेत्र में, उसे ही बगान कहा जाता था, और कुछ है नहीं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। देखिए, मतलब औद्योगिकरण जो शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण शुरू हुआ तो सबसे पहले कपड़ा उत्पादन को लेकर के ही शुरू हुआ था, तो कपास उत्पादन में इजाफा हो रहा था वहाँ, ठीक है। अब कपड़ों की रंगाई की मांग में भी तेजी बढ़ने लगी, है ना। कपड़ा रंगाएगा उसके बाद है ना उसमें कलरफुल कलर वगैरह आएगा, है ना, कलर, उसमें फूल, कढ़ाई, ये सब कपड़ा में डिजाइन तैयार किया जाता था। तो ये सब डिजाइन तैयार करने के लिए रंग तो चाहिए ना। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। जब अचानक नील की मांग बढ़ी ना, तो ये जो है 1700 से 1788 83 के आसपास, ये अमेरिकी क्रांति के समय का बात है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद का बात है, जब अमेरिका आज़ाद हो चुका था। कनाडा भी और कैरेबियन द्वीप तो नहीं, लेकिन वो सब से भी बाधित हो जाता है, वहाँ से नील आना कम हो जाता है। नील की मांग जब बढ़ती है यूरोप में, तो ये सब क्षेत्र से नील आना कम हो जाएगा, ठीक है। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, और ये नील कहाँ से मिल सकता था, है ना। मतलब जो रंगरेज था, वहाँ का जो कपड़ा रंगता था, वो जो है वो नील का एकदम पूरा बेचैनी से तलाश रहा था कि कोई ऑप्शन मिल जाए ये लोग के जगह पर, कहीं से हमको और नील मिल जाए, ताकि हमारा कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ता रहे। अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी इसी दौरान जो है 1800 का वक्त है, 1800 का यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत वर्ष जो है, ये भारत में दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि 18वीं सदी के आखिरी में 1790 के आसपास और 19वीं सदी के शुरुआत में जो है भारत में दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्रिटिश का, है ना। बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। वो सोचा कि भारतीय जो नील है वो वैसे भी यूरोप में पूरा डिमांड में है, तो एक काम करते हैं, इसी का खेती काहे न हम करवाते हैं, इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, भारतीय किसान को फायदा भी होगा। सोच कहीं ना कहीं सही था, लेकिन भारतीय किसान को फायदा के नाम पर ये लूटना शुरू कर देगा, ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गए थे। मतलब बंगाल का जो नील होता था, बोले ना शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नील था, इसका रंग जो होता था काफ़ी चटकीला होता था, काफ़ी डार्क होता था, तो कपड़ा को रंगने वगैरह में कम नील से भी, कम कलर से भी ज़्यादा हो जाता था और अच्छा परफेक्ट होता था। इस कारण डिमांड ज़्यादा था और ये जल्दी छा गया। अच्छा क्वालिटी का चीज़ मार्केट में जल्दी छा जाता है, जानते ही हैं। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। यानी कि जितना नील का आयात किया जाता था 100% में, जिसमें से भारतीय नील 30%, भारत से नील की प्राप्ति होती थी, और बाकी 70% जो था वो कैरेबियाई देश, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब से प्राप्त होता था, और जमैका वगैरह से। उसके बाद यूरोप से भी कुछ प्राप्त होता था, खास करके वो पौधा जो था बोडो वगैरह पौधा से। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95%। अब देखिए सबको रिप्लेस कर दिया, 95% भारतीय नील का हिस्सा हो गया जो 30% था।
है ना। 30% से 95% हिस्सा हो गया भारतीय नील का। अब यूरोप का पूरा मार्केटे समझिए डिपेंड है भारतीय नील पर। अब फिर भी ये नीले किसान का शोषण, मतलब जो नील की खेती करते थे उस किसान का शोषण करना शुरू करेगा। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। जब कंपनी का व्यापार फैला, नील का डिमांड बढ़ा और कंटिन्यू पैसा भी बढ़ रहा था, उसका दाम भी बढ़ता जा रहा था, तो सब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया यूरोपियन जो था वो नील की खेती में। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। मतलब नील की खेती के लिए अपना ये नौकरी छोड़ देता था और किसी क्षेत्र को पट्टे पर ले लिया करता था। जैसे मान लिया जाए ये क्षेत्र है, तो इसको ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पट्टे पर ले लिया करता था। अब इस पे नील की खेती करवाता था भारतीय किसानों के द्वारा, है ना। बहुत सारी व्यवस्था लगा करके भारतीय किसानों से वो कृषि करवाता था इस क्षेत्र पर। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। हाँ, यूरोपियन भारत आएगा और नील का बागान लगाना शुरू करेगा और भारतीय कारीगर और मजदूर को उसमें खटवाना शुरू करेगा। शोषण और बढ़ जाएगा, शोषण का स्तर एकदम निम्न हो जाता है पूरा। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और कर्ज नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। मतलब अगर जिसके पास पूंजी नहीं होता था ना, उसको पूंजी भी दे दिया जाता था बैंकों वगैरह के द्वारा। वो रीजन ये था कि नील का डिमांड ज़्यादा था, महंगा बिकता था, तो लगता था कि तुरंत जो है ये चुकाइए देगा पैसा, तो इसको देने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती होती क्या थी? देखिए किस प्रकार की नील नील की खेती दो मुख्य तरीका था, एक निजी और दूसरा रैयती, है ना। देखिए दो प्रकार से किया जाता था। निजी खेती कैसे होगा? तो निजी खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। अपनी जमीन में बगान मालिक खुद उत्पादन करेंगे तो वह जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, ये निजी होता था। और मजदूर को काम पर लगवा कर नील की खेती करवाते थे, है ना। रैयती निजी मतलब अपनी जमीन पर खेती करना, और रैयती मतलब किसी की दूसरे की जमीन पर खेती करना। वो दो दो प्रकार का था, है ना। रैयती जिसमें किसान अपने खेत पर नील की खेती करते थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निजी खेती की समस्या क्या थी? अब देखिए निजी खेती का ही बात कर रहा है, तो अभी रैयती खेती के में अभी आया ही नहीं, तो उसी पे हम बात करते हैं। निजी खेती की समस्या, बगान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल फैसले में मुश्किल आ रही थी, है ना। क्षेत्रफल फैलाने में सॉरी मुश्किलें आ रही थी। निजी क्षेत्र की समस्या, खेती की समस्या था कि उनका क्षेत्रफल बढ़ाने में उनको समस्या आ रही थी। कैसे आ रही थी आगे देखते हैं। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती थी और ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, है ना। मतलब नील की खेती के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए, और इसका समस्या ये था ना जी कि उपजाऊ जमीन में जब इसका कृषि होता था ना, तो इसके बाद कोई फसल का नहीं उत्पादन हो पाता था, काहे कि उसका उर्वरता पूरा खींच लेता था नील का खेती। नील का जो फसल होता था उसका उर्वरा शक्ति एकदम खींच लेता था। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उसके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंड की जरूरत थी, है कि ज़्यादा उत्पादन चाहिए ना और ज़्यादा फायदा चाहिए, तो उसको तो बड़ा भूखंड चाहिए ही। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ मिल सकती थी? तो जमीनें अब ऐसा कहाँ मिल सकता था जो बड़े भूखंड भी हो और उपजाऊ जमीन भी हो? ये प्रश्न खड़ा करता था। देखिए कहाँ मिलेगा। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। अब देखो क्या करेगा, जहाँ नील की फैक्ट्री लगेगा, यानी कि जहाँ नील को किण्वित करके उससे नील प्राप्त किया जाता था, वहाँ पर ही जो आसपास के खेत को पट्टे पर ले लिया जाता है, और या फिर वहाँ जो कृषक रहते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मजदूर का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। धन लिख दिया है ना। मजदूर की खेती की ज़रूरत कब ज़्यादा रहती थी? तो उस समय जब कृषक जो है वो धान, यानी कि ये भी एक खरीफ फसल था।
खरीफ और रबी समझते हैं जी? खरीफ और रबी फसल। रबी फसल, रबी फसल का तात्पर्य होता है, अरे जिसको शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, शीत ऋतु में बोया जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में काट दिया जाएगा। और खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में मानसून के टाइम में बोया जाएगा, जैसे ये चावल हो गया, ठीक है, और उसको काट लिया जाएगा शीत ऋतु आते आते। तो ये है दोनों का। चलिए तो आगे की पॉइंट्स वगैरह इधर देख लेते हैं कि गुलाम किसे बोलते थे, है ना। और ऊपर से देखिए यहाँ एगो फोटो दिया हुआ है, ये फोटो के बारे में थोड़ा देखते हैं। द सेंट डोमिग्यू, सेंट डोमिग्यू कहाँ का क्षेत्र है जी? तो कैरिबियन द्वीप का। कैरिबियन द्वीप मतलब प्रशांत सॉरी अटलांटिक महासागर, अमेरिका के दक्षिण पूर्व यानी कि फ्लोरिडा के नजदीक जो द्वीप है ना, जमैका, हैती, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, वहीं पर ही है ये सब सेंट डोमिग्यू जो द्वीप है। सेंट डोमिग्यू में गुलामों की बगावत थी। अगस्त 1991, जनवरी। शकुल दोलस्की का चित्र है, मतलब एक चित्रकार है उसके द्वारा बनाया गया है। ये जो फोटो को बाद दिख रहा है ना, ये फोटो में, ठीक है, वो विरोध, अब क्यों विरोध कर रहा था वो देखेंगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंडियम में नील की और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर गए। मतलब ये क्या करता था, सेंट डोमिग्यू में नील की खेती और चीनी की खेती करवाता था, और इसके लिए गुलाम यानी कि व्यक्तियों को खरीद करके ले गया था। कहाँ से जी? तो अफ्रीका से। अब शोषण करना शुरू करेगा तो ये गुलाम जो है 1791 में बगावत पर उतर जाएगा। उन्होंने बगान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। भाई जैसे अब जान पर बन आता है तो तू बचेगा या फिर हम बचेंगे। कृषकों का शोषण इतना कर लेता था कि खाने के लिए कुछ उसके पास रहता ही नहीं था। तो मरने का ही ऑप्शन है उसके पास, या तो भूखले मरे, अन्यथा मार के मरे। तो भूखले मरने से अच्छा है कि मार के मरेंगे, कम से कम हो सकता है शोषणकारी समस्या से छुटकारा मिल जाए। भूखले मरने से तो आने वाला पीढ़ी झेलते रह जाएगा। तो इस कारण विरोध कर दिया करते थे। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई, ठीक है। मतलब ये दास और गुलाम जो खरीद के लाता था उससे खेती करवाता था। तो जब दास प्रथा समाप्त हो जाएगा तो ये गुलाम तो अब रहा नहीं, गुलाम रहा नहीं, तब उसका सुनेगा नहीं। अब उसका सुनेगा नहीं तो नील की खेती जो है वो ठप हो गया वहां। इसी कारण तो डिमांड बढ़ जाएगा ना भारतीय नील का। गुलाम क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी के संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपनी मालिक के लिए काम करना होता है। अरे गुलामी का मतलब वही हो गया, जिस प्रकार से मोबाइल हो गया, मोबाइल खरीद के लाए ना तो आपको उसको जैसे इच्छा है वैसे प्रयोग कीजिए। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को खरीद करके लाया जाता था और उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग किया जाता था। जैसे उसकी इच्छा होती थी वैसे प्रयोग करता था और कोई उससे प्रश्न नहीं करने वाला था। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैल की जरूरत थी। अब देखिए क्या क्या चाहिए था, फिर से हम पीछे से पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं तब यहाँ आएंगे, है ना। मजदूरों को इंतजाम करना आसान नहीं था, मतलब बगान के लिए बड़े खेत चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए और बड़े लोगों की जरूरत पड़ती थी। और मजदूर भी सबसे ज्यादा उसी समय जरूरत होती थी जब धान का खेती होता था, ठीक है। जब धान की खेती में व्यस्त रहते थे मजदूर, उसी समय मजदूर को जरूरत पड़ता था। तो बहुत बड़ा समस्या था। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए हल बैल की जरूरत भी थी बहुत सारा। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे, ठीक है। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी, है ना। मतलब 1 बीघा नील की खेती के लिए उसमें 2 हल होना चाहिए, 2 हल चलेगा उसमें, तभी वो खेती हो सकता। मतलब मेहनत काफी लगता था जी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। अब 2000 वो रख नहीं सकता था। अगर 2 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन लिए हुए है तो 2000 हल रखना, उतना बैल रखना, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा समस्या था, है ना। और उसके बाद उसका लाभ भी कम हो जाता तो उतना रख नहीं सकता था। किसान से भी हालत नहीं मिल सकते थे, किसान से भी हल नहीं मिल सकते थे। रीजन यह था कि धान का फसल होता था तो किसान कहाँ से देगा, वो तो खुद बिजी रहता था। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। मतलब जब उस समय धान की खेती होती थी तो उसको खुद भी ज़रूरत पड़ता था। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उस समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे।
अभी हम बोले ना कि वो धान की उस समय कृषि होती थी, धान का रोपाई चलता था, इस कारण वो देना नहीं चाहता था कृषक जो है। 19वीं सदी के आखिरी तक बगान मालिक ने निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे। यही कारण हिचकते थे कि उनको जरूरत ज्यादा पड़ जाता था पूंजी लगाना, और उतना पूंजी वो नहीं लगा सकते थे, इस कारण वो हिचकते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, है ना। यानी कि जो निजी के तहत आता था, निजी मतलब कोई व्यक्ति के देखरेख में, कोई निजी व्यक्ति कोई खेत के हिस्सा को देख रेख करके उसे नील का उत्पादन करेगा। रैयती का मतलब होता था, रैयती का मतलब जिसका खेत है ना। देखिए निजी का मतलब हुआ कोई व्यक्ति, जैसे आप हो गए, ABCD, कोई भी ब्रिटिश हो, यूरोपियन हो, भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति जाकर के पट्टे पर जमीन लिया और उस जमीन पर खेती कराया, वो निजी हो गया। रैयती का मतलब जो व्यक्ति का खेत है वही खेती करवाएगा नील का, वो रैयती हो गया, ठीक है। चलिए, तो रैयती जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट की तरफ। ये तो देख लिए निजी जमीन पर नील की खेती कैसे की जाती थी वो। तो रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी कि जिनका खेत रहता था ना, उन्हीं से वो अनुबंध करवा लेता था, या फिर वो गांव के मुखिया से अनुबंध करवा लेता था ब्रिटिश, ठीक है। और मजबूर करके, कभी मजबूर करके, कभी लालच दे करके, डरा करके, धमका करके, इस प्रकार से उन्हें अपनी बातों को मनवाया जाता था। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। देखिए, रैयत यानी कि जिनका अपना पर्सनल जमीन है, वो किसान जो है, अनुबंध पर दस्तखत अगर कर दिए कि हम नील की खेती करेंगे, हमको कर्ज दीजिए, तो अनुबंध अगर कर्ज लिए हो तो 25% जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था वो रैयत को, ठीक है। रैयत का मतलब कृषक से है यहाँ। बगान मालिक, रैयत का मतलब कृषक से, ठीक है। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। काश्तकार का तात्पर्य वही कृषक ही हुआ, उन्हीं के ऊपर होता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था, है ना। मतलब जब कटाई के बाद वो फसल सौंप देता था रैयत जो है, 25% तो उधार जो था, 25% खेती पर, या जितना खेती पर नील किया, नील की खेती, उसको बेच करके उसको उधारी चुकाया, और उसके बाद जो है उधारी चुकाया, और उसके बाद जो है वो दोबारा खेती करना शुरू कर दिया, है ना। और यही क्रम प्रत्येक वर्ष चलता रहता था, है ना। कि वो कर्जा लेता था और वो कर्जा से खेती करता था, खेती में उत्पादन के बाद, नील उत्पादन के बाद उसे मार्केट में बेच करके उधारी चुका दिया करता था। लेकिन यहीं पर ही शोषण का समस्या शुरू होगा। शोषण क्या करेगा, ब्रिटिश जो है वो सस्ता में, जो अनुबंध करवाएगा वो सस्ता में खरीदना शुरू करेगा नील। देखिए ये फोटो दिया हुआ है, नील के कृषक देखिए ये फसल को काट रहे हैं ना, ये फोटो जो दिया हुआ है, किसान जो है वो फसल को काट रहे हैं, ठीक है। उनका फोटो दिया हुआ है, काफी अच्छा है। और नीचे देखिए लिखा हुआ भी है, 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही किया करते थे। अब देखिए खेतों से फैक्ट्री लाए जा रहे हैं नील का पौधा के गट्ठर, मतलब नील का पौधा जो होता था उसको उठा करके, अब देखिए गट्ठर को ले यहाँ पेड़ के पास देखिए ला करके रख रहा है ना, इस पेड़ के पास रख रहा है। यहाँ कुछ बच्चा देख रहे हैं, इसकी स्थिति किस प्रकार का है, सिर्फ एक कपड़ा पहने हुए नीचे, वो भी, और आराम से ऐसे ही खेल रहा है। यहाँ भी देखिए एक बच्चा, दलित टाइप का स्थिति भी है। यहाँ कृषक को देखिए सिर्फ एक कपड़ा। तो इस प्रकार का किसानों का स्थिति रहता था, और ब्रिटिश अय्याशी करते रहता था साला भारत में से। नील का उत्पादन कैसे होता था, तो देखिए यहाँ एक दिया हुआ है नील का उत्पादन कैसे होता था। तो देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है, फोटो में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा इस पे हम नज़र डाल देते हैं, और एक नज़र इसको पे डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये हौद है। चलिए, नील की खेती के पास स्थित नील का कारखाना, विलियम संपन का चित्रण है, मतलब एक ब्रिटिश जो है वही इसको बनाया। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे, है ना, मतलब बगान मालिक का जो फैक्ट्री होता था उसके आसपास ही होता था। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने के स्थित बैट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। देखिए इधर बैट्स हौद है ना, यहाँ देखिए, ये देखिए बैट्स हौद है। ये हौद में ले जा करके वो पानी में डुबा दिया जाता था नील के पौधा को, है ना। बैट्स हौद में डुबाने के बाद क्या किया जाता था, रंग बनने के लिए 3 से 4 कुंड की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। ठीक है, 3 से 4 कुंड की जरूरत पड़ती थी। और वो देखिए 3 से 4 कुंड एकदम देख सकते हैं, एकदम लाइने से इधर कुंड सब सब फोटो में आराम से क्लियरली दिखेगा, यहाँ है ना, सब आराम से इधर दिख रहा होगा आप लोग को, 3 4 कुंड। अब देखिए अब क्या करता था, नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटे तक डुबोया जाता था। पहला हौद जो था उसमें कई घंटे तक डुबो करके गर्म पानी में रख दिया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। देखिए ये जो पहला कुंड है यही है, वीटर वाट के बाद जो है ये वाला किण्वन या किण्वन हौदा देखिए दिया हुआ है। ये किसान ले जा करके, ये किसान देखिए ले जा करके इसमें पत्ता जो है गर्म पानी में डुबो रहा है। ठीक है, यही एक किण्वन हौदा। अब देखिएगा, किण्वन हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता था। और दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था, है ना। कंटिन्यू सब देख रहे हैं ना, इधर हौद सब है ना, तो यह इसमें किण्वन हो गया तो इसमें छान के रख दिया वो पत्ती, पत्ती को अलग करके और उसको अलग करके दूसरा में रख दिया। दूसरे हौद या बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, पैंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ी नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकाल आता था, ना कि यानी कि नील जो है अब नीचे धीरे धीरे बैठ जाता था बहुत देरी हिलाने के बाद, और उसके बाद ऊपर साफ पानी निकल आता था। द्रव को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। मतलब वो जो नील की जमी नीचे गाद होता था उसके साथ लुगदी होता था, उसे दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। लुगदी का मतलब होता है पत्ता उत्ता वगैरह जो मिक्स रहता है ना उसके साथ उसको। अब देखिए क्या करता था दूसरे कुंड में, इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। मतलब निचोड़ करके अब वो नील को अलग करेगा और उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ फोटो में, ये नील का जो है वो डब्बा क्यूब के टाइप का बना रहे हैं ना, और उसके बाद उसको जो है बिक्री के लिए ले जाया जाता था। बिक्री के लिए तैयार है। अब देखिए चित्र नंबर 13 में दिया हुआ है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उस पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इस टुकड़े को सुखाने के लिए ले जा रहा है। देखिए ये फोटो क्लियर दिख रहा है ना। ये फोटो में देख रहे हैं कि एक मजदूर के द्वारा इसके द्वारा मुहर लगाया जा रहा है, इसके द्वारा साँचे में डाला जा रहा है और ये मजदूर के द्वारा सुखाने के लिए ले जाया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से नील की खेती होती थी। अब देखिए ये व्यक्ति का एक फोटो दिया हुआ है। इधर देखिए महिलाएं भी काम करती थी। नील के पौधे को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी, महिलाओं से भी काम होता कराया जाता था। अब देखिए हौद में घोल को हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल के हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोड़ में खड़े रहना पड़ता था। उस घोल में कंटिन्यू खड़ा रहता था कमर भर पानी में, और ये पैंडल हाथ में लिए हुए इससे वो पानी को पूरा घोलते रहना था, दही की तरह मठते मट्ठा की तरह उसको चलाते रहना है ना, जैसे लस्सी तैयार करने के लिए घुमाया जाता है ना जी। तो उसी प्रकार से अब एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, बाट का मतलब होता है किण्वन अथवा संग्रहण पात्र। तो आज आप देख लिए नील की खेती वगैरह और नील की खेती का तरीका। अब मुझे लगता है अब देखिए जो किसान पहले इन कर्ज में बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। मतलब वो जो पीछे हम बात कर चुके हैं कि उसको जो है रैयतों को कर्ज देता था और कर्ज के बदले वो नील की खेती करने के लिए बोलता था, नील का उत्पादन होता था तो मार्केट से बेच करके वो पैसा कर्ज को चुका देता था रैयत जो था,
और उसके बाद कर्ज चुकाने के बाद वो रैयत क्या करता था, वो फिर से कर्जा ले लेता था, दूसरा कर्ज, और फिर से वही सिलसिला नील की खेती करता था। अब यहाँ होता क्या था कि किसान को इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितना कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। मतलब कर्ज जो था वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वो इस प्रकार से बढ़ाते चल जाता था कि कर्ज का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था, और बेचारा कृषक जो है अपनी समस्याओं से हमेशा परेशान रहता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने अपने सबसे अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे ताकि उत्पादन हो, है ना। लेकिन नील की साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती। मतलब बताए ना कि वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता था। कोई भी कृषक चाहेगा क्यों उत्पादन करना, उसको वैसे भी नील को खा नहीं सकता अगर अकाल पड़ेगा तो। अगर घर में अनाज नहीं है, मान लिया जाए अकाल पड़ गया, इस बार बारिश नहीं हुआ, तो नील उपजा लिया था, अब नील घर में पड़ा हुआ ढेर सारा, तो उसको तो खा तो नहीं ना सकता है, ऑब्वियसली बात है ना, उसको खा नहीं सकता है। तो इस कारण नील का खेती नहीं करना चाहता था। दूसरी बात, जितना उसको मार्केट में पैसा मिलना चाहिए था उतना मिलता नहीं था, और जो मीडिएटर रहता था वो खा जाता था, ब्रिटिश जो था वो खा जाता था। तो इस तरीके से कृषक जो है वो परेशान हो गए, और अंततः नील विद्रोह को जन्म दिया गया। नील विद्रोह स्टार्ट होगा, और विद्रोह के बाद यह जो है नील की कृषि जो है वो समाप्त होगी। बंगाल के नादिया जिले से नील विद्रोह शुरू होगा, है ना। और नील विद्रोह का चर्चा दीनबंधु मित्र द्वारा रचित कविता रचित एक उपन्यास है, उपन्यास ने एक किताब है दीनबंधु मित्र का, नील दर्पण, है ना। तो नील दर्पण शायद उपन्यास ही है, उसी में नील के किसानों से किस प्रकार से मतलब ब्रिटिश जो है वो शोषण करते थे, वो सब का वर्णन है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।